हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका स्वागत है मेरे वीडियोस में। आज करने जा रहे हैं हम बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 4 को, जो कि है प्लानिंग। योजना क्या है, चलिए शुरू करते हैं। प्लानिंग का मीनिंग, अर्थ क्या है, प्लानिंग है क्या? प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। योजना हम कह सकते हैं, योजना की जो परिभाषा है उसके अनुसार हम पहले से सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा कोई कार्य किया जाएगा। यानी हमने बिल्कुल एडवांस में पहले से ही तय कर लिया कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, कौन है जो इस काम को करेंगे और कब करेंगे। अकॉर्डिंग टू फेयल के अनुसार प्लानिंग इज चॉकिंग आउट अ प्लान ऑफ एक्शन, दैट इज द रिजल्ट एनविसेज्ड इन द लाइन ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड, द स्टेजेस टू गो थ्रू, द मेथड्स टू यूज। प्लानिंग कार्यवाहियों की जांच करना है, यानी भविष्य में जो हम काम करना चाहते हैं पहले से ये जांच करके चल रहे हैं कि क्या होगा और अनुसरण की जाने वाली कार्रवाई की दिशा क्या होगी। द स्टेजेस टू गो थ्रू, द मेथड्स टू यूज़, और कौन कौन से स्टेजेस होंगे, कौन कौन से क्रम होंगे जिसके द्वारा हम अपने कौन कौन से मेथड, किस क्रम पे हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। दोबारा से, प्लानिंग इज चॉकिंग आउट अ प्लान ऑफ एक्शन। प्लानिंग में हम ये तय करते हैं कि हमारी कार्य योजना कैसी होने वाली, भविष्य में हम क्या करना चाह रहे हैं, ये तय करते हैं। इसके बाद दैट इज़ द रिजल्ट एनविसेज्ड इन द लाइन ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड, कि कार्रवाई के दौरान किस तरीके के नतीजे हैं आएंगे जब हम अपने कामों को करेंगे और किस स्टेज पर, किस क्रम पे हम किन मेथड्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये फेयल के अनुसार था। नूज ओ डोनेल के अनुसार प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड whom टू डू इट। ठीक है, नूज एंड ओडन ने कहा था कि प्लानिंग का मतलब ये निर्णय लेना है पहले से ही, पहले से आपने ये निर्णय ले लिया कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे और कौन ये करेगा। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग एक पुल की तरह काम करता है कि हम आज कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं। जो हमने तय किया है वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, ये तय करता है प्लानिंग के द्वारा, या योजना बना के या कार्यवाही बना के हम ये तय कर लेते हैं कि हम कैसे पहुँचेंगे वहाँ पे। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन। एक्चुअली में जब हम योजना बनाते हैं तो हम उन कार्यों को कर सकने के लिए कैपेबल हो पाते हैं जो अन्यथा हो नहीं सकते थे। यानी अगर हम योजना नहीं बनाते तो शायद वो काम संभव ही ना हो पाते, वो काम करना ही संभव नहीं हो पाता अगर हम योजना नहीं लेके चलते। इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, आखिर योजना बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या देता है? एक दिशा देता है। दिशा का मतलब यहाँ पे है कि जो हमने तय किया, अब हमें पता है कि हमें क्या, कब और कैसे करना है। नतीजा है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, हमें ये पता चलता रहता है। बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज़ टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एक्शन। जब हम पहले से ये तय कर लेते हैं कि कब कौन सा काम होना है, तो ये जो तय क्रम है या ये जो योजना है बनाई गई, वो ये बताने में सक्षम हो जाती है कि कब हम कौन सी कार्रवाई करेंगे, कब हम कौन सा एक्शन लेंगे। If there is no planning, employees would be working in different directions and the organization would not be able to achieve its goals efficiently. अगर योजना नहीं है, कोई योजना नहीं है, तो अलग अलग दिशाओं में काम करेंगे लोग, अपने अपने हिसाब से वर्कर काम करने लगेंगे। नतीजा जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, गोल हैं या उद्देश्य हैं, वो तय समय पे पूरा होना संभव ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि हो सकता है किसी लेबर ने काम जल्दी कर लिया, कोई है कि इंतज़ार कर रहा है कि ठीक है भैया मैं बाद में करूँगा, क्योंकि एग्जैक्टली पता ही नहीं कि उसे कब क्या करना है। तो लोग अपने अपने अनुसार काम करने लगेंगे, कोई और कोऑर्डिनेटिव मैनर में काम ही नहीं होगा। नतीजा क्या होगा कि जो हमने ऑब्जेक्टिव तय किया है वो ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं होंगे। अगला है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी।
जब हम योजना बनाते हैं तो भविष्य में कुछ अनिश्चित घट जाए, उससे होने वाले जो नुकसान हैं जो हमने सोचा नहीं था वो कम हो जाते हैं। दोबारा, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता से होने वाले जो जोखिम है, प्लानिंग क्या करता है, वो उसको कम कर देता है। प्लानिंग इज़ एन एक्टिविटी विच इनेबल्स अ मैनेजर टू लुक अहेड। प्लानिंग उस गतिविधि या कार्यवाही को कहते हैं जिसे मैनेजर ये सक्षम हो पाता है कि वो आगे क्या होगा ये देख पाए। एंटिसिपेट चेंजेस, किस तरीके के बदलाव होंगे उसका वो अंदाज़ा लगा पाता है। कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ चेंज, और उन बदलावों से होने वाले जो प्रभाव हैं वो क्या और कैसे होंगे वो इसको जान पाता है, महसूस कर पाता है। एंड डेवलप एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज, और उसे इन बदलावों में किस तरीके से डील करना है, कैसे उसे एक्ट करना है, वो पहले से तय करके रख पाते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज, जो बेकार की गतिविधियां या कार्यवाही हो रही हैं, योजना जब हम बनाते हैं तो बेकार की जो कार्यवाही है या फिजूल के जो काम है वो रुक जाते हैं। Planning serves as the basis of coordinating the activities and efforts of different departments and individuals, whereby useless and redundant activities are mentioned. Planning आधार बनता है तालमेल बैठाने का अलग अलग डिपार्टमेंट के कामों में, और जो अलग अलग इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनके बीच में तालमेल बैठाता है। नतीजा क्या होता है कि जो बेकार के कार्य हैं, अनावश्यक कार्य हैं, वो पहचान कर लिए जाते हैं और उन्हें नहीं किया जाता। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग, योजना जब हम बनाते हैं तो नवीन विचार उत्पन्न होते हैं, नए नए विचारों का जो है वो समाकलन होता है। जब हम, भाई सीधी बात है, हम योजना बना रहे हैं मतलब क्या है, हम सोच रहे हैं क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कौन कर सकता है, यानी हम कई दिशाओं में बात को सोच रहे हैं, कई एस्पेक्ट को जांच कर रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है, नए आइडियाज़ ही तो आ रहे हैं योजना बनाते हुए, क्योंकि हम दिमाग से सोच रहे हैं। प्लानिंग सर्व एज द बेसिस ऑफ प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का या प्रबंधन का जो सबसे पहला काम है वो योजना बनाना है। अब मैनेजर्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज़ एंड न्यू आइडियाज़ कैन टेक द शेप ऑफ कॉन्क्रीट प्लान्स। मैनेजर को ये मौका मिल पाता है कि वो एक नई योजना को बनाए, विकसित करे, और ये जो नई योजनाएं होती हैं वो एक ठोस योजना का रूप ले पाती हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। योजना हमें निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है। अंडर प्लानिंग टारगेट्स आर लेड डाउन। प्लानिंग के अंतर्गत, दोबारा से, अंडर प्लानिंग टारगेट्स आर लेड डाउन। प्लानिंग के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत लक्ष्य को तय किया जाता है। द मैनेजर हैज़ टू इवेल्युएट ईच ऑल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द मोस्ट वायबल ऑप्शन। एक मैनेजर योजना लक्ष्य निर्धारित करने के दौरान जो सबसे उपयोगी विकल्प है उसको चुन पाता है और फिर उसके हिसाब से भविष्य में कार्य करता है। प्लानिंग इस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग से नियंत्रण के मानक भी तय किए जाते हैं। का मतलब है जो सुपरविज़न होता है, जो फॉलोअप एक्शंस होते हैं, वो तय कर पाते हैं हम योजना बना के कि हम कैसे करेंगे, कि जिस तरीके से हमने योजना करी है क्या कार्य उसी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा, जो काम हमने सोचा है, जो वर्क हमने प्लान किया है, क्या उसी तरीके से मूव कर रहा है, क्या हम अपने ऑब्जेक्टिव को सही टाइम पे ले पा रहे नहीं पा रहे। तो ये सब फॉलोअप एक्शन या कंट्रोलिंग के अंतर्गत आते हैं। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड्स अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एंड इवेल्युएट। कंट्रोल ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। दस प्लानिंग प्रोवाइड द बेसिस। ठीक है, प्लानिंग हमें ऐसे मानक तय करने के लिए, ऐसे स्टैंडर्ड तय करने का मौका देता है। योजना बनाते हुए हम ऐसे मानक तय करते हैं जिससे जो हमारे कार्य हो रहे हैं वो हमारे प्लान के अनुसार हो रहे हैं, योजना के अनुसार हो रहे नहीं हो रहे, हम उससे तुलना कर पाते हैं। और कैसे करेंगे ये बात पहले से तय कर पाते हैं, कौन से फल होंगे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो योजना है कंट्रोलिंग का आधार भी है। नियंत्रण कैसे करना है कामों में, उसका जो बेसिस है वो हम योजना बना के तैयार कर पाते हैं। अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। आखिर योजनाओं की सीमा क्या है, प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी।
योजना से कठोरता आती है। देखिए अभी हमने इनोवेटिव आइडियाज़ बोला था, वो तब था जब हम प्लानिंग कर रहे हैं, जब हम योजना बना रहे होते हैं तो मैनेजर को मौका मिलता है कुछ नई चीज़ें सोचने का, नई चीज़ें करने का। लेकिन जब एक बार योजना बन जाती है तो किसके चांसेस खत्म हो जाते हैं? इनोवेटिव आइडियाज़ और क्रिएटिविटी के चांसेस। जो कार्य कर रहा है वर्कर या मैनेजर, जिसने तैयार किया उसको तो इनोवेटिव आइडियाज़ बनाने का मौका मिला, लेकिन जब आप एक बार तय कर ले कि हम ऐसा ही करेंगे, तो जो मैनेजर उन प्लान को, पता है ना, हायर लेवल मैनेजमेंट जो है, टॉप लेवल ही हमारे ज़्यादातर क्या करता है, प्लानिंग बनाते हैं, जो मिडिल या लोअर है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसका मतलब मिडिल और लोअर के पास चांसेस ही नहीं होते किसके, कोई इनोवेटिव आइडियाज़ या क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करने के। इसीलिए हमने इस पॉइंट पे कहा कि लिमिटेशन में कि प्लानिंग रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, जबकि हमने इम्पोर्टेंस के दौरान क्या कहा कि वो इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रोवाइड करता है हायर लेवल मैनेजमेंट के लिए जो प्लान बना रहे हैं। लेकिन जब एक बार प्लान बन गया तो वो इम्प्लीमेंट किया जाता है मिडिल लेवल या ऑपरेटिव मैनेजमेंट के द्वारा। इनके पास इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ को डेवलप करने का मौका नहीं होता, वो सिर्फ प्लान को ही फोकस करते हैं। प्लानिंग डिस्करेजेस एन इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। प्लानिंग जब आप योजना बना लेते हैं तो उसके बाद किसी एक व्यक्ति की जो नवीनीकरण यानी नए विचार हैं या जो रचनात्मकता है उसका प्रयोग नहीं हो पाता, वो कुछ नया नहीं कर पाता। द मैनेजर्स डू नॉट मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। जो मैनेजर हैं अब बदलते हुए व्यावसायिक वातावरण के अनुसार, ठीक है, हमने पढ़ा था अभी पिछले एक्सरसाइज में कि बिजनेस एनवायरनमेंट है, चाहे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल या कोई भी एनवायरनमेंट जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो अपने प्लान में चेंज नहीं कर पाता। दे स्टॉप टेकिंग एंड गिविंग सजेशंस एंड न्यू आइडियाज़। ठीक है, ये जो मैनेजर होते हैं जो प्लान को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, योजना को लागू कर रहे होते हैं या योजना के अनुसार काम कर रहे होते हैं, वो अब नए सुझाव लेना या देना भी बंद कर देते हैं और नए विचारों के बारे में सोचना पूरी तरह से बंद कर देते हैं, चाहे एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा हो। दस डिटेल्ड प्लानिंग में क्रिएट अ रिजिड फ्रेमवर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। कुल मिला के है कि जब आप एक विस्तृत योजना बना चुके होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट या वर्क स्टेशन के लिए या अपने वर्कर के लिए, तो बेसिकली एक कठोरता आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में और नए और क्रिएटिव आइडियाज़ के मौके नहीं बदलते, और एनवायरनमेंट के साथ अगर कोई बदलाव हो रहा है तो योजना में कोई बदलाव नहीं हो पाता रहता। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। योजना एक गतिशील वातावरण में या परिवर्तनशील वातावरण में या बदलते हुए माहौल में काम नहीं कर पाती। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर हैपनिंग्स एंड सिंस द फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड डायनेमिक देयरफॉर द फ्यूचर एंटिसिपेशंस आर नॉट ऑलवेज ट्रू। जब हम योजना बनाते हैं तो हम भविष्य के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, यानी हम एजम्पशंस लेके चलते हैं, अवधारणाएं लेके, तब हम योजना बनाते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है तो हम ये कर सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा कर लेंगे। लेकिन क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है, अनिश्चित है और वो डायनेमिक है, गतिशील है, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि भविष्य के लिए जो बदलाव हमने एंटिसिपेट किए या सोचे, जब योजना बनाते गए सोचे गए थे, वैसा ही हो। और अगर ऐसा होता है तो प्लानिंग में बदलाव संभव नहीं हो पाता। और बस अगला है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। योजना बनाने में भारी लागत आती है। व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन देयर फॉर्मुलेशन। जब एक प्लान बना ली जाती है तो उस प्लान पे काम करने में एक भारी लागत या भारी खर्च आता है। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। समय बहुत खर्च करवाता है, योजना बनाने में समय, फिर योजना के अनुसार काम करने में समय, योजना को समझाना है अलग अलग लोगों को, तो समय तो लगता ही है। सम टाइम प्लान्स टू बी ड्रॉन टेक सो मच टाइम दैट देयर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर देयर इम्प्लीमेंटेशन। कई बार योजना बनाने में इतना ज़्यादा समय लग जाता है कि हमारे पास योजना को लागू करने में या कहीं के बिजनेस में योजना को लागू करने के लिए जो समय है वो बहुत कम बचता है। यानी सोचने में हमने इतना समय खर्च कर दिया कि जब एग्जीक्यूट करने के, लागू करने, तो समय बचा ही नहीं। पता चला पिक्चर ख़त्म होने वाली है, पिक्चर देखने जाएं या ना जाएं, ये तय करने में इतना समय लगा दिया कि मूवी का एंड पार्ट आ गया, मूवी निकल गई। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। योजना हमेशा सफलता की गारंटी नहीं हो सकती। द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल
व्हेन प्लान्स आर प्रॉपर्ली ड्रॉन एंड इम्प्लीमेंटेड। जो कामयाबी है किसी भी फर्म की वो इसी बात पे संभव है कि जो योजना बनाई गई है वो बिल्कुल ठीक से बनाई गई हो और उन्हें ठीक से लागू किया गया हो। लेकिन जो ज़्यादातर मैनेजर होते हैं, समटाइम मैनेजर्स डिपेंड ऑन प्रीवियसली ट्राइड सक्सेसफुल प्लान, और कभी कभी क्या होता है मैनेजर जो पुराने बहुत सफल योजनाएं थी वो उसी पे काम करने लगते हैं। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट अ प्लान विच वर्कड बिफोर विल वर्क इफेक्टिवली अगेन। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है कि जो प्लान पहले बहुत अच्छा काम करता था वो इस बार भी बहुत अच्छा काम करेगा। इसलिए कई बार जो प्लानिंग है, योजनाएं हैं, वो खाली हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। योजना रचनात्मकता को कम करती है, इनोवेटिव आइडियाज़ को कम करती है। बिल्कुल उसी तरीके का पॉइंट है कि अब आप योजना बना के चल रहे हैं, इसलिए आप कुछ अलग से करेंगे नहीं। आपने जो पहले से तय किया है आप उसी अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि आपने पहले से तय कर लिया कि आपको काम ही ऐसे करना है। तो आपके पास क्रिएटिविटी के चांस नहीं रहते जो काम करते हैं उनके लिए। इन प्लानिंग वर्क इज़ टू बी डन एज पर द प्री डिटरमाइंड प्लान्स। योजना के अंतर्गत जो काम किए जाते हैं वो पहले से तय योजना जो बनाई गई है के अनुसार होते हैं। It is decided in advance what is to be done, how it is to be done and who is going to do it। ये पहले से तय कर लिया गया है कि क्या करना है, कैसे करना है और कौन है जो उस कार्य को करेगा, उस काम को करेगा। मोरओवर प्लानिंग इज डन बाय टॉप मैनेजमेंट। लेकिन ये बात सोचने वाली बात है कि जो आमतौर पे योजनाएं हैं वो टॉप मैनेजमेंट या टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं, विच लीड्स टू रिडक्शन इन क्रिएटिविटी ऑफ अदर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जिसकी वजह से जो बाकी के लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जो लोग हैं, मैनेजर्स हैं, मिडिल लेवल और ऑपरेटिव लेवल के जो मैनेजमेंट हैं, उनके पास क्रिएटिविटी, अपनी कोई रचनात्मकता डालना, योजना में अपना कोई विचार डालना संभव नहीं हो पाता। अब आते हैं प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग की प्रक्रिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और जिस ऑर्डर में डिस्कस किया जा रहा है उसी ऑर्डर में आपको आंसर करना होता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है प्लानिंग का सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आखिर योजना की प्रक्रिया यानी हम योजना में कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। तो योजना में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हम तय करते हैं आखिर हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, या प्रॉब्लम कौन सा है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। जब ये होता है, अगला पॉइंट होता है डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमाइसिस। आखिर क्या परिसीमा है, इसका मतलब है हम एजम्पशंस लेके चलते हैं। जैसे अदर सब्जेक्ट में कि पहले से मान के चलते हैं फ्यूचर में, अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो, वो अगर ऐसा हुआ तब हम क्या करेंगे, अगर वैसा हुआ तब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या करेंगे। यानी हम बहुत सारे एजम्पशंस मानते हैं इसमें। यानी पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद प्लानिंग प्रेमाइसिस तय करते हैं, यानी प्रेमाइसिस एजम्पशंस क्या होंगे हमारे, हम ये तय करते हैं। उसके बाद आता है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस। हम ये तय करते हैं कि कौन कौन से विकल्प हैं हमारे पास मौजूद जो हम कर सकते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, यानी कौन कौन सी कार्रवाई है जो हम कर सकते हैं। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव एक्शंस। इसके बाद हम मूल्यांकन करते हैं कि जो विकल्प हमारे पास हैं उनसे होने वाले क्या क्या नतीजे होंगे या कैसे कैसे करेंगे। मूल्यांकन का मतलब है कि समय, लेबर कितना लगेगा और किन किन टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है और क्या वो करना हमारे लिए संभव है या नहीं है, ठीक है, या क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। ये सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई सारे पहलुओं पे हम बात करते हैं, जो भी ऑल्टरनेटिव है सबके बाद। फिर जब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव के हम इवेल्युएशन कर लेते हैं तो हम बेस्ट ऑल्टरनेट या सेलेक्टिंग ऑल्टरनेट, जो बेस्ट है, जो लगता है कि हमारे लिए सबसे उपयुक्त है, हम उसे चुन लेते हैं। इसके बाद है इम्प्लीमेंटिंग प्लान। अब जो हमने चुना, हमने उस प्लान के अनुसार काम करना शुरू कर दिया, यानी हमने लागू कर दिया। इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन और प्लान, हम योजना को लागू करते हैं। और अंत में आता है फॉलोअप एक्शन। फॉलोअप एक्शन का मतलब कंट्रोलिंग है भाई। अब सुपरवाइज करना है, मॉनिटरिंग करनी है, देखना है कि काम या योजना जो हमने सोची थी उसी अनुसार काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ये तो है प्लानिंग प्रोसेस। चलिए अब डिटेल में पढ़ते हैं। प्लानिंग प्रोसेस, पहला पॉइंट है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। हम सबसे पहले तय करते हैं कि आखिर हम ऐसा करने क्यों जा रहे हैं, यानी हमारी जो योजना है उसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहले ये तय करते हैं कि ऐसा करने पे हमें क्या हासिल होने वाला है। पहला, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव।
उद्देश्य ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन, ये जो संस्थान है जिसके लिए योजना बनाई जा रही है, वो क्या हासिल करना चाह रहा है। Objectives can be set of entire organization and stated to each department within the organization। उद्देश्य जो है पूरी संस्थान के लिए, साथ ही साथ अलग अलग डिपार्टमेंटों के लिए बनाए जाते हैं, यानी जो अलग अलग विभाग हैं एक संस्थान में, ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए, सबके लिए निर्धारित किए जाते हैं कि किस डिपार्टमेंट का क्या लक्ष्य होगा और संस्थान का वास्तविक लक्ष्य क्या होगा, अंतिम लक्ष्य क्या होगा। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वेरी क्लियरली टू डिटरमाइन हाउ ऑल डिपार्टमेंट वुड कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। और ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो अलग अलग विभाग हैं किसी भी संस्थान के, वो कैसे इन सारे जो हैं अपना कंट्रीब्यूशन देंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो सके, उनकी क्या भूमिका होगी ये तय करता है, ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन दीज हैव टू percolate down all employees at all levels so that they can understand how their actions contribute to achieving objectives। अब जब ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य तय हो गए, डिपार्टमेंट के लक्ष्य तय हो गए, तो अब डिपार्टमेंट में जो लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो मैनेजर्स हैं, अब उनको ये बताया जाता है, समझाया जाता है कि भाई उन्हें क्या काम करना है और उनके लिए क्या क्या जिम्मेदारी और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ताकि ये सारे लेवल पे जितने भी एम्प्लॉय हैं वो अपने कार्यों से अपना योगदान डिपार्टमेंट के लक्ष्यों को पूरा करने में और अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को पूरा करने में ठीक से दे सकें, उचित कार्यवाही कर सकें। एक एग्जांपल दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव कुड बी अचीव सेल्स एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस है सर। जैसे उद्देश्य भाई सेल्स ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें एक सर्टेन पीरियड में कितनी क्वांटिटी को सेल करना है, जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या फिर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस कि हमें व्यवसाय का कितना विस्तार करना है, ये भी लक्ष्य हो सकता है। ठीक है, जब पहला पॉइंट हमने ये तय कर लिया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, डेफिनेटली ऑब्जेक्टिव हमने देखे तो 3 लेवल पे गया। सबसे पहले मेजर ऑब्जेक्टिव होता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन के लक्ष्य को तय करते हैं, फिर डिपार्टमेंट्स, सब डिविजन्स होते हैं डिपार्टमेंट के लक्ष्य का, फिर डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज़ हैं अलग अलग लेवल पे उनके लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। एम्प्लॉयज़ अपने कामों को पूरा करते हुए डिपार्टमेंट के टारगेट को और फाइनली ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा करते हैं कंट्रोल्ड मैनर में। ठीक है, जब पहला हमारा ऑब्जेक्टिव तय हो गया तो अब आते हैं डेवलपिंग प्रेमाइसेस, परिसीमन तय करना। परिसीमन तय करना मतलब डियर एजम्पशंस क्रिएट करना, मान के चलना कि क्या होगा और हम क्या करेंगे। प्लान्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ समेशन। जब भी आप योजना बनाते हैं तो आप कुछ अवधारणाएं बना के चलते हैं। These assumptions which provide the basis of planning are called premises। और यही जो अवधारणाएं हैं ये एक्चुअली में योजना का क्या है, आधार है, फंडामेंटल है। अगर एजम्पशन नहीं है तो योजना बनाने में बहुत दिक्कत आएगी, ये कहें कि बनता ही नहीं है। तो सीधी बात है, फंडामेंटल है, बेसिस है प्लानिंग के, और इन्हीं एजम्पशंस को आप प्रेमाइसिस, परिसीमन कहते हैं। All managers involved in planning should be familiar with them because plans are expected to operate and reach their destinations subject to those। जितने भी मैनेजर योजना बनाने में शामिल होते हैं ज़रूरी है कि वो इन एजम्पशंस के बारे में ठीक से समझ रखते हो, यानी उन्हें ठीक से पता हो कि हम क्या मान के चल रहे हैं या क्या तय करके चल रहे हैं। तो क्योंकि योजना जो है, योजना बनाते हुए ये उम्मीद की जाती है कि जो मंजिल हमने तय की है वो इसी बात पर निर्भर करेगी योजना की कि क्या मैनेजर्स को एजम्पशंस के बारे में ठीक से पता है, जो हमने परिसीमा तय करी है, जो लक्ष्य हमने तय किए हैं उनके बारे में मैनेजर्स को पता है या नहीं है। देखें में कुल मिला के अब ये बताने की कोशिश होती है कि जो 2 लेवल पे ये एजम्पशंस होते हैं। एक तो होता है इंटरनल प्रेमाइसिस होते हैं हमारे, इंटरनल आंतरिक। इंटरनल का मतलब है भाई जो कंपनी के कंट्रोल में है, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपनी के कंट्रोल में है, एंटरप्राइज के कंट्रोल में है, मैनेजर्स के कंट्रोल में है। जैसे खर्च हो गए, मैन पावर हो गया, मशीनरी हो गए, टूल्स हो गए, टेक्निक्स हो गए, इनमें कोई अगर उतार चढ़ाव होता है तो वो डिसीजन लेके कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इंटरनल प्रेमाइसिस, आंतरिक परिसीमन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, कैपिटल, मशीनरी, प्रॉफिटेबिलिटी होता है। भाई ये है कि ये लक्ष्य ऐसे हैं जिसको समय पे बदला भी जा सकता है, परिस्थितियों के हिसाब से इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट्स, वस्तुओं का लागत जो है उसे कम ज़्यादा भविष्य में किया जाए, लेकिन अभी हम तय करके चल रहे हैं कि हम इतनी लागत में काम कर लेंगे। कैपिटल, मशीनरी, पूंजी, मशीनरी के बारे में हम कितना पैसा लगाएंगे, कितनी मशीनरी हमारे को रिक्वायरमेंट है और लाभ क्या होगा, इसे तय करना। जबकि एक्सटर्नल होता है अनकंट्रोलेबल टू फैक्टर,
पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ठीक है, लीगल, ये सारी चीज़ बिजनेस है उसे कॉप अप करना पड़ता है। फिर भी ये मान के चलते हैं ना कि तब ये कानून होंगे, सरकार स्टेबल होगी, लॉ इतनी हमें इजाज़त देगी, इतनी क्वांटिटी का हमें परमिशन मिल जाएगा, एट्सेट्रा। तो एक्सटर्नल के चेंजेस इन टोपोलॉजी, पॉपुलेशन ग्रोथ, कंपटीशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज एट्सेट्रा। भाई जो एक्सटर्नल एजम्पशंस इसमें हम ये मान के चलते हैं सरकार की नीतियाँ क्या होंगी, पॉपुलेशन में कितनी वृद्धि आएगी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है, और क्या नाम है, यही है बिजनेस ग्रोथ क्या है, टोपोलॉजी क्या है, किस तरीके से चीज़ें एक दूसरे से जुड़ेंगी, एट्सेट्रा। थर्ड स्टेप जो है प्लानिंग प्रोसेस का वो है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, पहचान करना वैकल्पिक कार्यवाहियों की कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जब हमने ये तय कर लिया कि भाई हमारे उद्देश्य क्या होंगे, हमने अपने एजेंशन बना लिए, अब हमें देखना है कि हमारे पे उपलब्ध विकल्प क्या हैं। विकल्प का मतलब है भाई कौन कौन से डिफरेंट टाइप के एक्शंस है जो हम कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि आफ्टर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव मैनेजर मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव थ्रू विच the organization can achieve its objectives, as there can be many ways to achieve the objectives and managers must know all of them। जब आप अपना उद्देश्य तय कर लेते हैं तो मैनेजर जो है एक बड़ा लिस्ट बनाता है, ठीक है, कि कौन कौन सी कार्यवाही हैं, कौन कौन से एक्शंस हैं जो हम ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म की जा सकती है, और उन सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो मैनेजर कर सकते हैं उन सारों के बारे में मैनेजर्स को पता होना चाहिए, सभी के बारे में। एक एग्जांपल दिया है, सेल्स कुड बी इंक्रीज थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग। जैसे एक कंपनी को अगर सेल बढ़ानी है तो इनमें से कोई सा भी एक तरीका होना है। बाय एनहांसिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, वो प्रचार के खर्चों को बढ़ा दें आपने। अपॉइंटिंग सेल्समैन फॉर डोर टू डोर सेल्स, या सेल्समैन को अपॉइंट कर दें जो दरवाजे दरवाजे पे जाके बेचते हैं। बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स, या जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनमें डिस्काउंट दे दें, कोई स्कीम दे दें। या बाय एडिंग मोर प्रोडक्ट लाइन, या नई प्रोडक्ट सीरीज़ को शुरू कर दें। तो ये जो है ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है, अगर हमें सेल्स को बढ़ाना है या कहेंगे मैनेजर को सेल्स को बढ़ाना है, तो ये सारे पता होने चाहिए एक मैनेजर के तौर पे। नेक्स्ट है, जब ये स्टेप आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज, अब हमें ये देखना है कि कौन ज़्यादा फायदेमंद होगा। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, मूल्यांकन करना। अब हम ये देख रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं भाई कितना खर्चा आएगा, कितना समय लगेगा, हमने ऐसा किया तो इससे होने वाला फ़ायदा कितना होगा, ठीक है, हम इन सारी चीज़ों को मूल्यांकन कर रहे हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी प्रपोजल नीड टू बी इवेल्युएटेड टू डिटरमाइन their feasibility and consequences in light of each objective to be achieved। हमें सकारात्मक और नकारात्मक, भाई फ़ायदेमंद भी हो सकते हैं और नुकसानदायी भी हो सकते हैं, हमें दोनों पहलुओं के बारे में सोचना पड़ेगा जितने भी हमारे पे विकल्प है। ईच प्रपोजल या एवरी प्रपोजल, यानी जितने भी हमने ऑल्टरनेट देखें, जैसे ऊपर सेल्स के लिए देखें, तो हमें देखना पड़ेगा उनसे कितना फ़ायदा हो सकता है या क्या नुकसान होने की संभावना है, हमें इन बारे में सोचना पड़ेगा। और फिजिबिलिटी, क्या ऐसा करना हमारे लिए इस सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन है उसमें संभव है या नहीं है, और उससे होने वाले जो नुकसान है ऑब्जेक्टिव पे या कॉन्सिक्वेंसेस, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा। जो हमने गोल अपने लिए डिसाइड किया या ऑर्गेनाइजेशन ने गोल डिसाइड किया, उसमें किस हद तक फ़ायदा या प्रभाव पड़ने वाला है, हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं। एग्जाम्पल दिया एक, देखिए, इन फाइनेंशियल प्लान्स, जब एक वित्तीय योजना या पैसों से संबंधित योजना बनाई जाती है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ आर इम्पॉर्टेंट। तब उस समय कितना जोखिम है, कितना लाभ मिल सकता है, और कैसे अदला बदली करेंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, हम इसके बारे में सोचते हैं। रिस्कियर द इन्वेस्टमेंट हायर द रिटर्न्स इट इज़ लाइकली टू बी गिव। भाई जितना जोखिमपूर्ण निवेश होता है उतना ही ज़्यादा लाभ होने के चांसेस होते हैं। अब ये देखना होता है कि आपको कितना जोखिम उठाना है या उठा सकते हैं, टॉलरेंस लिमिट की बात आती है। टू इवेल्युएट सच प्रपोजल्स डिटेल्ड कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स, टैक्सेस, अर्निंग्स पर शेयर एट्सेट्रा शुड बी डन। और ये जानने के लिए ऐसे प्रस्तावों को, ऐसे जो प्रस्ताव हमने सोचे कि भाई हमें ये तो बता लिया रिस्कियर इन्वेस्टमेंट हैज़ मोर चांस ऑफ प्रॉफिट, जितना जोखिमपूर्ण कोई प्रपोजल होगा उतनी ही संभावना लाभ की होंगी। लेकिन ये जो लाभ है ये हमें कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा भाई, और वो भी पूरे डिटेल में, विस्तृत में।
ठीक है भाई, कितना टैक्स देना पड़ेगा अगर हमें इतना लाभ हुआ तो। ठीक है, सरकार के क्या नाम है, कहीं ऐसा तो नहीं गैर कानूनी हो रहा है, या सरकार ने कोई बैन कर रखा है, इसके चांसेस हैं या नहीं हैं, ये सारी चीज़ें भी इसमें अनुमान लगाई जाती हैं। जब हमने इवोल्यूशंस कर लिए तो अब हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब हमने देखे कि सारे विकल्पों में सबके एवोल्यूशन हमने कर लिए, सबके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हमारे सामने हैं। हमने ये भी देख लिया कि भाई जो हमारा गोल है वो कितने % अचीव हो रहा है किससे। अब हमें क्या करना है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव, एक सबसे सही विकल्प जो है उसको चुनना होता है। रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, वास्तविकता में कहें कि तो यही वास्तविक पॉइंट है निर्णय लेने का। भाई यहाँ तक तो आप सारी चीज़ें कल्पना में कर रहे थे और उसे कैलकुलेशन कर रहे थे, अब यहाँ पे ये देखा जाता है कि आप निर्णय ले रहे हैं भविष्य के लिए, आप वर्तमान में निर्णय ले रहे हैं। रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये वास्तविक पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग है। बेस्ट प्लान हैज़ टू बी अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड। अब आप क्या करते हैं, इसमें जो सबसे बेहतर योजना आपको लगी अलग अलग विकल्पों को चुनते हुए, उनमें आपने देखा कि जो सबसे अच्छा विकल्प आपको लगा आप उसे चुन लेते हैं। द आइडियल प्लान मोस्ट फिजिबल, जो आमतौर पे जो आइडियल प्लान होता है वो सबसे ज़्यादा फिजिबल होता है। फिजिबल का मतलब है जितनी हमारे पे मैन पावर है, जो हमारे पे टाइम है, जितना हमारे खर्च करने की कैपेसिटी है, ठीक है, ये आइडियल सिचुएशन है, हम कैपेबल है। फिजिबल का मतलब कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन करंट सिनेरियो या अपकमिंग सिनेरियो, हमें दिख रहा है कि हम इतना कर सकते हैं, हमारी इतनी काबिलियत है, क्षमता है, ऐसा कर सकते हैं, तो फिजिबल प्लान है। प्रॉफिटेबल, और ये इतना फ़ायदेमंद होगा विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, और ये भी देखा जाता है कि इससे हमारे ऑब्जेक्ट पे सबसे कम नुकसान होगा। दोबारा से जब हमने ये विकल्प चुना तो हमने क्या देखा कि ये सबसे ज़्यादा फिजिबल है, वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा करना ज़्यादा संभव नज़र आता है, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है और इससे होने वाले हमारे ऑब्जेक्टिव में कम नुकसान है। देखिए फिज़िकल क्लासेस में जो थे अटेंडेंस कम हो रहे थे, शॉर्ट हो रहे थे पिछले 2 साल से, या कहीं कि कोरोना के बाद से कोचिंग में फ़िज़िकल क्लासेस के जो है कम हो रहे थे, मतलब स्टूडेंट्स कम हो रहे थे, हमारे पास एनरोलमेंट कम हो रहे थे। अब मेरे पास था विकल्प कि भाई हम एक और 1 या 2 और फ्रेंचाइजी खोलें या 2-3 जगह पॉइंट पे कोचिंग खोलें, और एक दिखाई दिया ऑनलाइन जाए। देखा हमने कि ऑनलाइन जाना ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसमें कुछ हमें स्मार्ट बोर्ड और सेटअप लगाने हैं जो 8 से 10 लाख रुपए का कॉस्ट आ रहा है, लेकिन अगर हम किसी और एरिया में जा रहे हैं तो हमें नए मैन पावर की ज़रूरत है और हमें फिर से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। बेसिक हम वाइट बोर्ड के साथ ही करते हैं, लेकिन मैंने चेक किया कि शायद उससे होने वाले फ़ायदे उतने ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि कॉस्ट कमिटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा था, ठीक है, और हमें क्योंकि एजुकेटेड लोग भी हायर करने थे तो उनकी भी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हाई आ रही है, तो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा था, खर्च ज़्यादा नज़र आ रहा था और होने वाली प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस थे वो तो ज़्यादा नज़र आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से फिजिकल क्लासेस में एनरोलमेंट हुआ, डिक्लाइन हुआ, उस हिसाब से संभावनाएं कम लगी। हमने देखा कि जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए जाना ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है और हमने फिर डिसाइड किया कि चलिए हम इस सीज़न से एसडी की क्लासेस चैनल्स को करते हैं। इसके लिए जो लगने वाली कॉस्टिंग है उसको एनालाइज़ किया, होने वाली प्रॉफिट का अंदाजा, हाँ कॉन्सिक्वेंसेस का पता था। हो सकता है कि हम जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं उसकी वजह से भी कुछ संख्या में जो हमारे लोकल स्टूडेंट्स थे जो हमें एनरोल करते हैं, मे भी ऑनलाइन क्लासेस की वजह से अब वो ऑनलाइन नहीं पढ़ लें तो शायद हमें वो फीस का भी चांसेस जो है वो ख़त्म हो जाए। आप इन सारी चीज़ों के बारे में बात करें तो हम यही चुनते हैं कि आइडियल प्लान वही है जो ज़्यादा फिजिबल है, करना पॉसिबल है और जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल दिखाई दे रहा है और उससे होने वाले नुकसान कम है औरों के तुलना में। मोस्ट प्लान्स में नॉट बी सब्जेक्टेड टू मैथमेटिकल एनालिसिस। कई सारी योजनाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें हम गणितीय हिसाब किताब नहीं लगा पाते भाई। इन सच केसेस सब्जेक्टिविटी एंड मैनेजर्स एक्सपीरियंस जजमेंट एंड इंट्यूशन आर इम्पॉर्टेंट टू सेलेक्ट द मोस्ट वाइबल प्लान। बहुत सारे ऐसे प्लान हैं जिसमें मैथमेटिकली या फार्मूले के थ्रू आप ये नहीं जान पाते कितना प्रॉफिट होगा, कैसा रहेगा नहीं। ऐसे में काम आता है मैनेजर का तजुर्बा, अनुभव, ठीक है, उसके निर्णय लेने की शक्ति, वो कैसे निर्णय लेता है और उसका दिमाग उसे क्या बताता है। ये प्रॉफिट जिसे कहते हैं गट फीलिंग आती है, सेंसेस आते हैं, भाई मुझे सेंस आ रहा है प्रॉफिट होगा, जैसे मुझे लग रहा है एसडी के क्लासेस चैनल बना के हमने एक अच्छी शुरुआत करी है, ठीक है, देर या पहले नहीं हो पाता, एक उपयुक्त समय होता है, हमें लगता है यही सही समय है और यही सही शुरुआत हमने करी है, इससे भविष्य में हमें फ़ायदे होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिव का पार्ट है। समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान में बी सेलेक्टेड इंस्टीड ऑफ वन बेस्ट। कभी कभी जो हमने कई सारे विकल्प चुने हैं उनमें से कोई एक विकल्प ना चुन के उनके कुछ कॉम्बिनेशन या हाइब्रिड प्लान चुना जाता है। एक से ज़्यादा योजनाओं के कॉम्बिनेशन, ऑल्टरनेटिव के कॉम्बिनेशन को चुन लिया जाता है, ठीक है, भविष्य के लिए। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान,
योजनाओं को लागू करना। भाई एग्जीक्यूशन क्या है कि अब हम इसके जो योजना हमने बनाई के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर चुके हैं। कंसर्न विद पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन, इसका मतलब है कि जो हमने योजना बनाई थी अब उसी के अकॉर्डिंग हम कार्यवाही करने लगे हैं, वर्क करने लगे हैं। फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स मैनेजर स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग एंड असेंबलिंग द रिसोर्सेज फॉर इट। जब लागू कर रहे होते हैं योजना को तो मैनेजर उस समय जो रिसोर्सेज चाहिए, जो स्रोत उसे चाहिए जरूरी, भाई मैन है, मटेरियल है, मैन पावर और मनी है, कैपिटल है, अदर रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल इनपुट्स, जो भी इनपुट्स हैं वो उनको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं और फिर एक जगह लाते हैं, ठीक से सुचारू रूप में बैठाते हैं। एक एग्जांपल दिया, इफ़ देयर इज़ अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, अगर योजना है कि उत्पादन को बढ़ाएंगे, देन मोर लेबर मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड, तो हमें ज़्यादा लेबर की, ज़्यादा श्रमिकों की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत है ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए। द स्टेप वुड ऑल्सो इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर मोर लेबर एंड परचेज ऑफ मशीनरी। इसका मतलब ये है कि अब आप ज़्यादा मशीन खरीद रहे हैं और ज़्यादा लेबर ला रहे हैं। भाई सीधी बात है, ऑनलाइन लाने के लिए हमें स्मार्ट बोर्ड की रिक्वायरमेंट पड़ी, कंप्यूटर्स की पड़ी, कैमरे की पड़ी, रिकॉर्डिंग सिस्टम की पड़ी और एक टेक्निकली साउंड लेबर की रिक्वायरमेंट है, एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ी जो तकनीकी तौर पे इन सारी चीज़ों की समझ रखता है। यानी बहुत सारा पैसा भी लगा, रिसोर्सेज भी बेकार हुए और हमने उसे असेंबली किया, एक ऐसा रूम डेवलप किया जहाँ पे हम शूटिंग कर सकें, जो अब हम कर रहे हैं। फॉलोअप एक्शन, कंट्रोलिंग का फेज़ है फॉलोअप एक्शन। हम अब देख रहे हैं कि काम जैसा हमने सोचा था वैसे ही चल रहा है, नहीं चल रहा। सुपरविज़न कह लीजिए, मॉनिटरिंग कह लीजिए या निगरानी करना कह लीजिए, हम निगरानी कर रहे हैं, जागते रहो, चौकीदार वाली बात। दिस इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग द प्लान्स एंड इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। इसका मतलब है कि हम निगरानी कर रहे हैं अपने योजना के अनुसार और ये तय कर रहे हैं कि जो काम चल रहा है, जो कार्रवाई हो रही है वो हमारे तय समय सीमा या योजना के अनुरूप ही हो रही है या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रही है। Whenever there are deviation from plans, immediate action has to be taken to bring implementation according to normal changes of the plan। ठीक है, अगर हमें किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन, डेविएशन है यानी विचलन दिखाई देता है, ये कहें कि अगर हमें लग रहा है कि जो हमने प्लान किया था काम उसके अनुसार नहीं हो रहा, भाई कुछ अलग दिशा में जा रहा है, तो आप अप्रोप्रिएट एक्शन लेके उसे सही दिशा की तरफ लेके आते हैं और अगर प्लान काम नहीं करा तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव प्लान उस पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इस तरीके से आप फॉलो अप एक्शन लेके आप अपने ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस तरीके से पार्ट 1 जो है मेरा प्लानिंग चैप्टर का वो कंप्लीट होता है। पार्ट 2 जो हमारा लास्ट है उसे नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई है, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को, SDK क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट्स भी करें, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें रेकमेंड भी करें अपने फ्रेंड्स में या जो भी स्टूडेंट्स हैं। देखिए हम अच्छी मदद कर पा रहे हैं और आपके रिकमेंडेशन से हमारी अच्छी मदद हो पाएगी। एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं हम। मेरी पूरी टीम है क्लास 12 तो जो अकाउंटेंसी के जो सब्जेक्ट्स हैं और जो 12th के जो साइंस के सब्जेक्ट है उसके लिए और 10th के तो ऑल सब्जेक्ट्स के लिए, प्लस हम अदर जो हैं स्पीचेस हैं हमारे पास और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो हैं उनकी भी तैयारी कराने की कोशिश कर रहे हैं और समय रहते हम अपने कोर्स को पूरा करा लेंगे। ऐसा है, हम ट्यूशन सेक्टर में कम से कम 13-14 साल से हैं तो हमें पता है कि कैसे समय पे कोर्स कंप्लीट करना है। तो उम्मीद है कि आप प्लीज़ हमें एक सब्सक्राइब दे दीजिए, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।